अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आसिफ अली और आप लोग देख रहे हैं हमारा ट्यूब चैनल तखनी अकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि फर्स्ट ईयर के जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो इस चैप्टर को जानते होंगे, रोटेटरी मोशन। तो रोटेटरी मोशन का आज हम जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे और इसका बेस वेरिएबल कहाँ से आते हैं और किस तरह हम उसको कैलकुलेट करते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम क्या करेंगे, जस्ट इंट्रोडक्शन करेंगे रोटेटरी मोशन का। तो रोटेटरी मोशन का जस्ट डिफिनीशन ये कि मोशन ऑफ पार्टिकल और रिजिड बॉडी अराउंड अ फिक्स पॉइंट। कोई भी रिजिड बॉडी जब एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द मूव कर रहा हो उस मोशन को हम रोटेटरी मोशन कहेंगे। अब आप लोग सोच रहे हैं रिजिड बॉडी क्या होती है। रिजिड बॉडी वो बॉडी होती है जब वो मूव कर रहा हो एक सर्कुलर पाथ के अंदर, वो अपना कोई भी पार्टिकल या कोई भी बॉडी का कोई भी पोर्शन आप कह सकते हो वो मूव ना करे, मतलब वो बॉडी अपना शेप साइज वगैरह वो चेंज ना करे, उस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे। कि वो बॉडी जब वो रोटेशन कर रहा हो वो अपना साइज और शेप चेंज ना करे, उसको हम रोटेटरी बॉडी कहेंगे या उसको हम रिजिड बॉडी कहेंगे। तो फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द, फिक्स पॉइंट से मुराद एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ठीक है। इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द पार्टिकल मूव कर रहे हैं, ठीक है। अब ये पार्टिकल, जब इस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे कि ये रिजिड बॉडीज होंगी। रिजिड बॉडी वो बॉडीज होती है जो अपना शेप और साइज चेंज नहीं करते और एक फिक्स एक्सिस के इर्द गिर्द वो रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल्स, ये बॉडीज रोटेशन कर रहे हैं, ना कि सर्कुलर मोशन। और बाद में क्लियर करेंगे कि सर्कुलर मोशन और रोटेशन में क्या फर्क है। तो स्टूडेंट, अब इस मैकेनिज्म को देखो थोड़ा सा। इस मैकेनिज्म के अंदर हम ये कहते हैं कि एवरी पॉइंट ऑफ अ बॉडी मूव इन अ सर्कल व्हिच लाई ऑन प्लेन परपेंडिकुलरली। ये कह रहे हैं कि इसके अंदर ये पार्टिकल्स हैं P1 P2, ठीक है। ये पार्टिकल इस प्लेन के ऊपर रोटेट कर रहे हैं, रोटेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस प्लेन के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स है वो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के परपेंडिकुलरली मूव कर रहे हैं। परपेंडिकुलर से मुराद ये कि ये जो रोटेशन, ये बॉडी रोटेट करी है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से 90 एंगल पे है। परपेंडिकुलर से मुराद ये कि जितने भी बॉडी किसी भी एक्सिस के गिर्द मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, वो परपेंडिकुलरली मूव करते होंगे। ये कंडीशन है, परपेंडिकुलरली वो मूव करेंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे हैं 90 एंगल पे, लेकिन इसके अंदर एक और पॉइंट है P3, ठीक है। इस मैकेनिज्म के अंदर P3 एक ऐसा पॉइंट है जो कि एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी बॉडी या पार्टिकल एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर आ जाए वो रोटेशन या सर्कुलर मोशन नहीं करता, ठीक है। इसके अलावा जितने भी पार्टिकल इस सिस्टम के वो रोटेशन कर रहे हैं या सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, लेकिन ये पार्टिकल, ये जो बॉडी है ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर है, ये क्या रहेगा, ये रेस्ट में रहेगा, ठीक है, ये मूव नहीं करेगा, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास एक प्लेन है, प्लेन, ठीक। इस प्लेन के ऊपर रोटेशन पॉसिबल है क्योंकि यहां पर हम एक्सिस ऑफ रोटेशन ड्रा कर सकते हैं। जब हम स्पेस की बात करें, ठीक है, स्पेस के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रोटेशन नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं रहता। जब आप रोटेशन कर रहे हो तो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए, ठीक है। जब आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स ना हो तो इसका मतलब ये आप सर्कुलर मोशन तो कर रहे हैं लेकिन रोटेशन नहीं कर रहे, क्योंकि रोटेशन के लिए आपको फिक्स एक्सिस के गिर्द मूव करना लाजमी है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिखा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नॉट फिक्स इन स्पेस। स्पेस के अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता, तो वहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होते हैं वो रोटेशन नहीं कर सकते, वो जस्ट सर्कुलर मोशन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल है कि एग्जांपल ऑफ रोटेटरी मोशन। तो व्हील अराउंड एन एक्सिल, आप लोग बहुत सारे बाजार में या आप लोगों के पास गाड़ियां भी होंगी, जितने भी टायर्स हैं, ठीक है, जितने भी टायर्स हैं वो एक्सेल के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये टायर का एक्सेल है, ये टायर जो है वो एक्सेल के ऊपर रोटेट कर रहा होता है। तो यहाँ पे एक्सेल हमारे पास एक्सिस ऑफ रोटेशन है और व्हील जो है वो रोटेशन
कर रहा है, वो जितने भी उसकी पार्टिकल्स है उस टायर की, वो उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द मूव कर रहा होता है। ठीक है, यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन मींस एक्सिल फिक्स्ड है। ठीक है, इसलिए जितने भी व्हील्स है वो रोटेशन या रोटेटरी मोशन में होते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा डिस्क आप लोगों ने डीवीडी वगैरह सीवीआर जितने भी डिस्क देखे होंगे, वो डिस्क किसी फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रहा होता है। ठीक है, तो इसलिए जो डिस्क का मोशन है वो भी रोटेटरी मोशन है। इसके अलावा आप लोग बहुत सारे मोशन इसलिए हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो भी सर्कुलर मोशन करता है। ठीक है, वो रोटेटरी मोशन है कि नहीं है, इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इस तरह मूव करवाते हैं। ठीक है, ये भी रोटेटरी मोशन है कि नहीं है। देखो, एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स होना चाहिए। अब इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के गिर्द मूव कर रहा होता है, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन फिक्स नहीं होता। ठीक है, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम ये कहेंगे कि ये हमारे पास रोटेटरी मोशन नहीं है, या हम इस तरह कोई भी ऑब्जेक्ट को रोटेट करें अपने हाथ से। ठीक है, तो उसको हम धागे से मतलब उसको बांध दें, फिर हम उसको मूव करवाएं, तो इस तरह जो सर्कुलर मोशन होगा, इस तरह तो सर्कुलर मोशन हो जाएगा। क्योंकि जब आप हाथ को इस तरह करोगे तो इसका मतलब ये है कि आपका हाथ जो है वो फिक्स एक्सिस पे नहीं है, आप जो है ना एक्सिस ऑफ रोटेशन को डिस्टर्ब कर रहे हो, फिक्स नहीं रख पा रहे हो। तो इसलिए ये जो मोशन होता है ये सर्कुलर मोशन होता है। मैं आपको ये कहूँ कि हर रोटेटरी मोशन सर्कुलर मोशन होता है, लेकिन हर सर्कुलर मोशन रोटेटरी मोशन नहीं होता। बहुत चीजें सेम है, लेकिन शर्त इसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन ही आ जाता है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन हो, फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो फिर आपको जितने भी मोशंस होंगे वो रोटेटरी होगी। अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है, एक्सिस जो है वो अगर फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये सर्कुलर मोशन है, ये रोटेटरी मोशन नहीं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर का, रोटेटरी मोशन, या जब आप चैप्टर पढ़ोगे, ये इन चीजों पे, इन दो एग्जांपल से आपको आगे समझ में आ जाएगा कि किस तरह हम इस चैप्टर को आगे प्रोसीड कर सकते हैं। क्योंकि इसमें बहुत सारे नए टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन। सही, ठीक है, तो इस तरह टर्म्स आ जाते हैं। वो क्यों आ जाता है? देखो, बेस वेरिएबल, वो बेस वेरिएबल की वजह से सामने आ जाते हैं। ठीक, क्योंकि बेस वेरिएबल चेंज हो रहा होता है। अगर मैं यहाँ कहूँ ट्रांसलेटरी मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन हमने 9th क्लास में बहुत पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी पहले जो चैप्टर्स है उसमें हम ट्रांसलेटरी मोशन ही पढ़ते हैं, जैसे एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी वगैरह, ये हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशंस होते हैं। फॉर एग्जांपल ये कहते हैं कि इन ट्रांसलेटरी मोशन डिस्प्लेसमेंट रिमेन सेम फॉर एवरी बॉडी ऑफ अ सिस्टम। हमारे पास ये एग्जांपल गाड़ी एक सिस्टम है, ठीक है, ये मूव कर रहा है। ये फॉर एग्जांपल यहाँ पर इसका टाइम हमारे पास 0 है, ठीक है, इसकी वेलोसिटी जो है 0 है, या इसका डिस्प्लेसमेंट जो है s वो भी 0 है। वो इस पॉइंट से, ए पॉइंट से शुरू करता है, इस पॉइंट बी तक आ जाता है। ठीक है, ये गाड़ी अब यहीं पे खड़ी है, देखो बी पॉइंट पे। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट ने जो मूव किया, आया इसका डिस्प्लेसमेंट सेम है या नहीं है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक पॉइंट है, हमने ये 2 पॉइंट कंसीडर किए, एक पॉइंट हमारे पास ये, इसने सेम डिस्प्लेसमेंट कवर किया या नहीं। अगर आप यहां से देख लें इस पॉइंट से, तो यहां पर देखो, यहां से डिस्प्लेसमेंट, यहां तक डिस्प्लेसमेंट अगर आप नाप लो, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आता है 5 मीटर। ठीक है, अगर आप, ये हमारे पास ओ पॉइंट है, ठीक है, यहां से ओ पॉइंट से लेके यहां तक, इस सेकंड टायर तक ये 5 मीटर है। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट से नाप लो, इस पॉइंट से लेके इस वाले टायर तक, क्योंकि सेम टायर हम उसको कंसिडर करते हैं, तो इस टायर से लेके इस टायर तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी 5 मीटर है। अगर आप यहां से चेक करना चाहो, यहां से लेके यहां तक, तो ये जो डिस्टेंस है ये भी 5 सेंटीमीटर है, 5 मीटर है। तो हमने इस ऑब्जेक्ट का, इस सिस्टम ऑब्जेक्ट का 3 पॉइंट देखे कि तीनों पॉइंट के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट है वो सेम आ रहा है या नहीं आ रहा। हमने तीनों पॉइंट्स चेक किए, पॉइंट ए ओ से चेक किया, पॉइंट क्यू से चेक किया और पॉइंट पी से चेक किया, तो तीनों पॉइंट जो है वो सेम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसलेटरी मोशन का जो बेस वेरिएबल है वो क्या है,
बेस वेरिएबल वो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। क्या है? डिस्प्लेसमेंट। क्योंकि यहां पर डिस्प्लेसमेंट एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि इस सिस्टम का सेम आ रहा है। सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स है उसका सेम डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। तो हम ट्रांसलेटिव मोशन के अंदर डिस्प्लेसमेंट से स्टार्ट करते हैं। डिस्प्लेसमेंट के बाद जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आ रहा है तो हमें वेलोसिटी देता है। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रहा होता है उसको वो हमें एक्सेलरेशन देता है। तो इससे आगे फिर मोमेंटम बनता है। तो इस तरह हम जितनी भी ट्रांसलेटिव मोशन है उसके अंदर हम डिस्प्लेसमेंट से आगे बात कर रहे होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इसके बाद रोटेटरी मोशन। अब ये कंसेप्ट थोड़ा सा नया है, इसको समझने की कोशिश करें। तो रोटेटरी मोशन के अंदर हम ये कहते हैं जब रोटेटरी मोशन होता है तो जिस तरह यहां पर डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट रहता है, इस तरह एंगुलर मोशन के अंदर एंगल ऑफ एवरी बॉडी ऑफ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल किस तरह? अब अगर मैं कहूं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट, एक पॉइंट ये है, दूसरा हमारे पास ये है P2, तीसरा हमारे पास यहां पर है P3। फॉर एग्जांपल ये ऑब्जेक्ट मूव करे, इसको हम 2 कहते हैं, इसको हम 3 करते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट है। अब ये व्हील, ये चक्का मूव कर रहा है। ठीक है, ये एक्सेल है, ये मूव करे। ठीक है, ये इस तरह मूव कर रहा है, इस तरह मूव किया। कितना मूव किया इसने? ये P1 यहां तक आया, P1, ये P2 यहां तक पहुंचा और ये P3 यहां तक पहुंचा। एक टर्न लिया इसने। ठीक है, तो अगर आप यहां देखो, जितना मूव P1 ने किया है उतना P2 ने नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि जितना आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर रहेंगे उतना आप डिस्प्लेसमेंट ज्यादा कवर करेंगे। ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही थी कि रोटेशन के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर हो वो उतना ज्यादा फासला कवर करेगा। ये जितना फासला कवर करेगा उतना ये नहीं करेगा। ये P1 ज्यादा मूव कर रहा है, ये ज्यादा फासला कवर करता है प्रिंसिपल इस पॉइंट के P2। ठीक है, जितना आप एक्सिस के नजदीक आएंगे उतना फासला कम तय होगा। तो इसलिए हम एक नया बेस वेरिएबल को डिफाइन करते हैं जो सबके लिए सेम रहे। ठीक है, तो अगर हम यहां देखें, यहां पर इन तीनों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिफरेंट है। अगर मैं इसको यहां देखूं, इसका डिस्प्लेसमेंट और इसका डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर फर्क आ रहा है। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहां पर है बॉडी, ठीक है, वो सरासर डिस्प्लेसमेंट करता ही नहीं, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्सेल के ऊपर है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज जो है वो कांस्टेंट है, वो क्या है? वो एंगल है। अगर P1 ने 30 डिग्री रोटेट किया है तो P2 ने भी 30 डिग्री रोटेट किया है। इस तरह P3 ने भी 30 डिग्री रोटेट किया है। तो इस सर्कुलर मोशन के अंदर एंगल ही वाहिद ऐसी चीज है, जब आप फिक्स पॉइंट के फिक्स एक्सिस के ऊपर रोटेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपका एक ही चीज, आपका एक ही क्वांटिटी जिसको हम एंगल बोलते हैं, वो सब पार्टिकल्स के सब जितने भी बॉडीज है एक सिस्टम के अंदर उसके लिए सेम रहेगा। जब एंगल ही सेम रहता है तो इसलिए हम क्या कंसिडर करते हैं, रोटेशन के अंदर हमारे पास बेस वेरिएबल क्या है? एंगल। ठीक है, इसलिए हम आगे फिर जब डिस्प्लेसमेंट फाइंड करेंगे तो हम कहेंगे ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। आगे जब डिस्प्लेसमेंट में चेंज आएगा तो एंगुलर वेलोसिटी, तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो एंगुलर एक्सीलरेशन। तो इस तरह अब जब हम नया इस नए चैप्टर के अंदर हम सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल वेलोसिटी को स्टडी नहीं करेंगे, हम क्या स्टडी करेंगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये फर्क है इस नए चैप्टर और जितने भी फिजिक्स आपने इससे पहले पढ़ी है उसके अंदर। क्योंकि रोटेशन के अंदर हमारा बेस वेरिएबल जो है वो चेंज हो रहा होता है, इसके अंदर हम एंगल का कंसेप्ट ले आते हैं। क्योंकि
कोई भी सिस्टम ऑफ बॉडी, रिजिड बॉडी जब रोटेट कर रहा है, फॉर एग्जांपल चक्का, ठीक है, उस चक्के के अंदर फॉर एग्जांपल 3 पॉइंट्स है, 3 ऑब्जेक्ट है, वो सेम डिस्प्लेसमेंट नहीं कवर कर रहा होता है। इसलिए हम क्या कहते हैं कि यहाँ पर तीनों ऑब्जेक्ट जो है वो सेम एंगल कवर कर रहे हैं, एंगल तीनों का सेम आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर बेस वेरिएबल जो है वो एंगल ले लेते हैं और एंगल से आगे हम इसको स्टडी करेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इंशाल्लाह स्टूडेंट्स आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे बात करेंगे कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और इसको हम किस तरह कैलकुलेट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।